लेना चाहिए। उनको इंट्राडे में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरफ स्लाइड हो सकता है गोल्ड। और जो इन्वेस्टर हैं उनको तो मेरी सलाह होगी कि आप जरूर इस प्राइस के ऊपर एक एसआईपी के रूप में आप गोल्ड खरीदना शुरू करें, क्योंकि ये बेस्ट प्राइसेस गिने जाते हैं। लेकिन जब भी आप गोल्ड, इन्वेस्टर को भी मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप गोल्ड खरीदें तो आपको एक 30 से $40 का एक डाउनफॉल समझ के आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। यदि इसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 1200 से 1300 रुपए का डाउनफॉल समझ के आपको हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप एकदम बॉटम पे खरीदें और एकदम टॉप पे बेचें। ये तो इम्पॉसिबल चीज होगी। ओके सर, इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है जिनका कुछ 2-3 महीने दिवाली तक या साल अंत तक की क्या नजरिया अगर गोल्ड में, तो वो क्या करें, उनको क्या आप एडवाइस देंगे? सर देखिए, कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो गोल्ड को फिलहाल इस वक्त ड्राइव कर रही हैं, वो इन्फ्लेशन है। जिस तरह से पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन के कंसर्न है, उसको देखते हुए मैं तो गोल्ड पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और मुझे लगता है हम एक हिस्टोरिकल तेजी देखेंगे, जो तेजी शायद अगले कई सालों में हमें न देखने मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन के कंसर्न न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में है। अभी भी वॉर खत्म नहीं हुआ है। भले हम ये कह लें कि वेपन वॉर खत्म हुआ है, लेकिन कमोडिटी वॉर तो अभी भी शुरू है। इसके बाद में इसका कितना असर इकोनॉमी पे होगा, इसका कितना असर स्टॉक मार्केट पे होगा, क्योंकि इकोनॉमी यदि डाउन जाती है तो फिर गोल्ड सेफ हेवन की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। और यदि स्टॉक मार्केट भी डाउन जाता है तो भी एक जरूर झटका गोल्ड स्टॉक मार्केट डाउन करने के समय देता है, लेकिन उसके बाद हमेशा गोल्ड की तरफ ही लोग आकर्षित होते हैं। तो फिलहाल जो काफी सारे फैक्टर्स हैं वो गोल्ड के बुलिश पैटर्न को ही जस्टिफाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि मैं दिवाली तक की बात करूं तो मुझे लगता है कि वी शुड सी करीबन हम $2200 के आसपास गोल्ड देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। सर, चांदी की तेजी नहीं टिक पा रही, कोशिश हो रही है, 60,000 के नीचे भी अच्छी बाइंग आई, 62,000 के ऊपर भी कल गया, लेकिन वापस से फिर से गिरावट ही दिख रही है। क्या करना चाहिए चांदी में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब भी वॉर सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन के कंसर्न बनते हैं, तो यदि प्रीशियस मेटल में से किसी को ऑप्ट करना होता है तो वो डेफिनेटली गोल्ड ऑप्ट करेगा। और चांदी इसीलिए एक बार थोड़ी सी पीछे की तरफ गई है, वो उसके ऊपर से जो बड़े बड़े फंड हाउस है या सरकार का ध्यान वहां से हट जाता है। ये सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव मोड में चली जाती है। और फिलहाल उसका जो मोड है वो बुलिश पैटर्न नहीं है बल्कि बियरिश पैटर्न है। तो क्योंकि लोगों का ध्यान ही गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो मेरे हिसाब से चांदी में फिलहाल मुझे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आता। नीचे में चांदी अगले 1 से 2 हफ्ते में $20.69 तक नीचे जा सकती है और इसका ऊपर का टारगेट $22.38 के आसपास है। सर, घरेलू बाजार पर क्या चांदी के लिए क्या टारगेट दे रहे हैं? यदि मैं इसी प्राइस में कन्वर्ट करूं तो घरेलू बाजार में मुझे चांदी 58,300 नीचे में जा सकती है और ऊपर में अगले 1 से 2 हफ्ते में 63,100 के लेवल पर चांदी दिख सकती है। यदि गोल्ड और सिल्वर में से किसी चीज को ऑप्ट करना हो तो जितने भी इकोनॉमिक कंडीशन बनी हुई है तो आई वुड सजेस्ट कि गोल्ड को ऑप्ट किया जाए। फिलहाल इसमें चांदी को आप 30-70 रेशियो में खरीदें। 70% आप गोल्ड का रखें पोर्टफोलियो और 30% चांदी का रखें, क्योंकि गोल्ड ही ऐसे सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल होता है, चांदी इस्तेमाल होती नहीं है सेफ हेवन की। यानी आप गोल्ड को ज़्यादा तरजीह दें। और अगर चांदी का रेंज अगर आपको जानना है तो मेहता जी को लगता है कि 58,300 से 63,100 का रेंज ध्यान में रखें, इस रेंज में ही ट्रेड करें। लोअर लेवल पे आप खरीद भी सकते हैं या ऊपर के लेवल पे बाइंग करें। ये कुछ हफ्ते पोजिशनल कॉल है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है कि बुलिश भी हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी की उम्मीद चांदी में नहीं लग रही। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 2 मेहमान भी बने हुए हैं, सुनील खटके साहब हैं और जिगर त्रिवेदी जी हैं। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है, 51,000 के नीचे है अभी सोना, क्या ये सही लेवल है एंट्री का? जी विश्व मोहन जी, आई थिंक जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए मैं थोड़ा बियरिश ट्रेंड जो है देख रहा हूं।
और जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए स्टैगर्ड तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक ठीक ठाक लेवल लग रहा है अभी, क्योंकि रीसेंट हाई से तकरीबन 4-4,500 रुपए नीचे मिल रहा है। तो जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। मे बी 50,000 तक का भी लेवल आने वाले समय में दिखेगा, या 49,000 का लेवल, 49,500 का लेवल मिलेगा, तो वहाँ पे और थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं। बट जो डे ट्रेडर है जिनको 250-300 रुपए का मूवमेंट, 400 रुपए का मूवमेंट ड्यूरिंग द डे देखना होता है, मुझे लगता है थोड़ा मार्केट जो है दबाव में रहेगा आज के सेशन में। एक, चाइना ने अपने की इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं, जिससे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, तो थोड़े सेंटिमेंट्स बेटर हुए हैं। उसके अलावा यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी लेटली अच्छा आया है, थोड़ा पॉजिटिव आया है, और सभी फेड के स्टांस को तो ध्यान में रखते ही हैं। आने वाले सेशंस में भी कहीं ना कहीं अग्रेसिव रेट हाइक्स की जो है गुंजाइश जो है बनी हुई है। तो ये सब को नजर रखते हुए मुझे लगता है ट्रेडर को आज के ट्रेडिंग सेशन में 300 से 400 रुपए का मेरे ख्याल से गिरावट का एक टारगेट करके चल सकते हैं। तो मेरा व्यू 51,050 के आसपास सेल का रहेगा। 51,250 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं, और 50,600 तक का एक लेवल जो है ड्यूरिंग द डे देखने को मिल सकता है। डे ट्रेड है, इंट्राडे के लिए नीचे आपको बिकवाली करने की सलाह ऊपर के लेवल पे सुनील जी दे रहे हैं। आप क्या सलाह देंगे? आप भी बेचने की सलाह देंगे, आप या लोअर लेवल पे खरीदारी की सलाह देंगे जिगर? वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हो रहा है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स जो एक हफ्ते पहले 105 था, वो आज 102 आ चुका है। एंड इफ यू लुक एट दी डेवलपमेंट्स एट जियोपॉलिटिकल साइड, सो यूएस की ओर से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि अगर चाइना एंड ताइवान कंडीशन अगर डिटेरियोरेट होती है, तो हो सकता है ट्रंप के टाइम में जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे चाइना पे, वो शायद वापस से रीइम्पोज कर सकता है यूएस। तो ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये थोड़ा बहुत सपोर्टिव है गोल्ड के लिए। एंड मुझे लग रहा है हाँ, एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ हल्का सा उसमें बाइंग मोमेंटम भी क्रिएट हुआ है। किसी भी डिप में यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड। जून कॉन्ट्रैक्ट 51,000 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 50,900 स्टॉप लॉस लेके चले, 51,200 टारगेट यहाँ लेके हम चल सकते हैं। आज के शाम के सेशन में यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई प्रोविजनल नंबर्स आएंगे एंड जेरेमी पावल के स्टेटमेंट्स भी है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स की सलाह। चांदी में क्या जिगर, क्या सलाह दे रहे हैं? चांदी भी यही रणनीति के साथ काम करे? चांदी आज 100-125 पॉइंट डाउन है, लेकिन चाइना ने आज वापस से राफ्ट ऑफ स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया हुआ है टू सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो मुझे लग रहा है बेस मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सिल्वर को थोड़ा बहुत बुलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंटीमेंट यहाँ पॉजिटिव रह सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डॉलर इंडेक्स का भी सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। सो आई थिंक येस, सिल्वर में भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन है यहाँ पे। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 61,200, 61,000 इज अ स्टॉप लॉस, एंड 61,700 की टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज हालांकि आज चौतरफा दबाव दिख रहा है, लेकिन कई हफ्तों से इवन पूरे ही बेस मेटल्स पैक में नरमी का रुख है। सभी 5 से 8 महीने के निचले स्तर पर ज़्यादातर बेस मेटल्स कारोबार कर रहे हैं। क्या लग रहा है सुनील जी आपको, मेटल में ये तेजी आएगी? जिस तरह से रीओपनिंग की तैयारी हो रही है चाइना में, कोविड रिस्ट्रिक्शंस कम किए जाने हैं 1 जून से, ऐसी खबर आ रही, तो क्या इससे कुछ फायदा होगा मेटल में? आप जो गिरावट आ रही है, ये खरीदने का मौका है क्या? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत सेंटिमेंट अभी बेस मेटल के फ्रंट पे पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। एक, जैसे आपने बताया, चाइना के फ्रंट पे वायरस के जो नंबर्स हैं वो घट रहे हैं, तो सेंटिमेंटल एक बूस्ट मिल रहा है बेस मेटल पैक में। उसके अलावा चाइना के बैंक्स ने भी अपने की इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़े और बोरोइंग जो है थोड़ी सस्ती रहे, ताकि मार्केट में ट्रेड जो है और बेहतर हो। मुझे लगता है सप्लाई डिसरप्शन भी है। लास बोम्बास माइन जो है पेरू का, वहां पे भी गवर्नमेंट अपने नेगोशिएशंस में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो वो सप्लाई डिसरप्शन भी कहीं ना कहीं बेस मेटल फ्रंट पे कॉपर में इन पर्टिकुलर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और आने वाले समय में चाइना के प्रेसिडेंट ने भी यही बताया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग जो है बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा बहुत रैली जो है और आने वाले समय में देखने में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। डे ट्रेडर्स को भी मुझे लगता है तकरीबन ये करंट लेवल पे भी एक इनिशिएशन अगर करना है, बाई लेवल ये ठीक ठाक लग रहा है। 770 का एक सपोर्ट है, 770 771 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 780 तक का एक टारगेट जो है कॉपर में लेके चल सकते हैं। तो बेस मेटल में मेरा टॉप पिक आज के लिए बाइंग साइड में कॉपर रहेगा।
बेस मेटल्स में कॉपर टॉपिक है। चलिए आपकी भी कॉल लेंगे बेस मेटल्स पे जिगर, लेकिन उससे पहले एक खबर बता दें सोयाबीन को लेकर हमारे साथ दो मेहमान भी बने हुए हैं। बीबी मेहता साहब हैं, सी के ईडी हैं, और साथ ही डीएन पाठक साहब हैं, वो सोपा के ईडी है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। बीबी मेहता जी, सोयाबीन उत्पादन के जो न्यूज़ लेटर कल आपने भेजे थे उसमें लग रहा है कि 100 लाख टन से भी कम उत्पादन सोयाबीन का रह सकता है, तो इतना फर्क क्यों आ रहा है सरकारी आंकड़े और जो इंडस्ट्री जो अनुमान लगा रही है? नहीं, पहले तो मैं सरकारी आंकड़ा है और ट्रेड आंकड़े में हमेशा फर्क रहा है। हम भी मानते हैं कि जो सोपा ने 11.9 मिलियन का ठीक था, मगर आजकल जो एक्सपर्ट है उनसे जो राय ले रहे हम, तो उनका कहना है कि भाई 12 मिलियन से भी कम लग रहा है, कोई तो 10-10 मिलियन है। हमने कोई सर्वे नहीं किया है, मगर एक चीज जरूर है, जो 2 मई को गवर्नमेंट ने 5.5 लाख टन का बैलेंस सोयाबीन मिल भी इंपोर्ट का खोल दिया, तभी ऐसा लगता था कि भाव गिरेंगे। तभी भी 7,200 पर क्विंटल था 2 मई को। 13 मई को भी 7,200 ही आया। 23 मई को 70,500 है। और कहना का मतलब है कि भाई इंपोर्ट खोलने के बावजूद भी सोयाबीन मिल का भाव में 2,000 से ज्यादा नरमी नहीं आई एक महीने में। तो क्यों नहीं आई है? तो लोगों का जो मानना है, जो बड़े बात हो रही जो क्रशर्स है, उनका मानना है कि जो क्रॉप है गवर्नमेंट का तो काफी ऊपर है। सब लोग पहले सोपा का मान रहे थे और हम भी अभी भी मान रहे हैं कि सोपा का नंबर ठीक है, मगर जो इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट आ रही है उसकी कोट करके हम लिखे, क्यों हमने खुद सर्वे नहीं किए, सोपा ने सर्वे किए। हाँ जी सर जी। सर डीएन पाठक साहब भी हमारे साथ है। सर इतना फर्क क्यों आ रहा है? सरकारी आंकड़े काफी ज्यादा है, क्या सर्वे में कोई दिक्कत हो रही है? और इंडस्ट्री भी आप लोगों का जो अनुमान है उससे भी कम इंडस्ट्री का अनुमान है। हालांकि ये सी की रिपोर्ट नहीं है जो 100 लाख टन के नीचे अनुमान है, लेकिन इंडस्ट्री के जितने एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये सी की रिपोर्ट नहीं है। मैं तो घबरा गया था कि इतना बड़ा सर्वे हम करते हैं, इतने 1000 किलोमीटर हम जाते हैं, इतने 1000 किसानों से हम बात करके और मंडियों में जाते हैं, प्रोसेसर से बात करते हैं, तब हम एक अनुमान लगाते हैं हजारों किलोमीटर का सफर करने के बाद। और सी का जो अनुमान है, अगर वो कमरे में बैठ के किया है या किसी 4 लोगों से बात करके किया है जिन्होंने कोई पोजीशन ले रखी है, ट्रेड का आपको मालूम है कि ट्रेड में आप 10 लोगों से पूछोगे तो अपनी पोजीशन के हिसाब से कोई बोलेगा क्रॉप कम है, कोई बोलेगा ज्यादा है। हम लोग उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। सरकार का जहां तक सवाल है, उनके आंकड़े हमेशा ही थोड़ा ज्यादा होते हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। हमारा जो अनुमान है उसमें हमने इस बार तो एरिया के लिए, हमने पिछले साल भी करवाया था, एरिया के लिए हमने सैटेलाइट सर्वे भी करवाया। तो सारी करेक्शन लगाने के बाद, अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जिसपे कोई शायद ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आ नहीं रहा माल इसलिए माल नहीं है। अगर 120 लाख हेक्टेयर एरिया है तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ 850 किलो पर हेक्टेयर की एवरेज आ रही है? कोई किसान इस पे बोएगा नहीं, एक भी सोयाबीन का दाना नहीं बोएगा। महाराष्ट्र में कोई किसान ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके जो उपज है वो 5-6 क्विंटल पर एकड़ से कम है। अगर इतनी उपज है और किसान को पता होना चाहिए कि उसकी उपज कितनी है, ये मुझे या मेहता साहब को पता नहीं हो सकता। अगर किसान कहता है कि मैंने 1200-1500 किलो उगाया है तो उसकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। अब माल क्यों नहीं आ रहा है उस पर एक बृहद चर्चा हो सकती है। जो मुझे मालूम है, जो मैंने किसानों से बात की है, वो ये है कि किसान ने इस बार स्टॉकिंग किया है, माल रोक के रखा है, वो ऊंचे भाव में बेचना चाहता है। मैंने जितने किसानों से बात की सबने बोला कि हम जून में बुआई होने की बात बेचेंगे, हमको जो भाव मिलेगा तब देखेंगे। और जो बड़े किसान हैं वो शायद 1 साल तक 2 साल तक भी मटेरियल रख सकते हैं। इसलिए ये जो 100 लाख टन का नंबर है, ये मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ट्रेडर ने कह दिया, किसी प्रोसेसर ने कह दिया। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी प्रोसेसर के पास बड़ा स्टॉक रखा हो, वो चाहता हो कि भाव बढ़े, उसको फायदा हो। लेकिन पाठक साहब जी, पाठक साहब आप भी कह रहे हैं कि किसानों के पास स्टॉक है, इसलिए आप सर्वे भी करते हैं, किसानों के पास जाते भी हैं। अब मेहता जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अगर आप लोग 100 लाख टन के आसपास या उसके नीचे का अनुमान है, आप जितने भी आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स होंगे वो बता रहे हैं ऐसा, अगर तो क्या अगर किसानों के पास है तो वो माल बने रहे, क्या अच्छी तेजी आगे दिखेगी सोयाबीन की कीमतों में? क्लियर कर दूं कि भाई एससीएन सोपा आमने सामने नहीं है, हम कलीग एसोसिएशन है। और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि सोपा का जो नंबर है उसमें हम विश्वास करते हैं, मगर जो मैंने कोट किया है, जो इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट है, जो प्रोसेसर कर रहे हैं, उनका मैंने कोट किया, हमने तो किया नहीं है। दूसरा, अगर आपकी एमएसपी है 3,950
और आज भी 7,000 के ऊपर भाव चल रहा है, फिर भी माल आ नहीं रहा है। तो किसान भी 80% ऊपर है, एमएसपी से नॉर्मली 20-30% ऊपर है, वो अच्छा ही किसान के लिए। आज 80% ऊपर रहने के बावजूद भी माल नहीं आ रहा है, तो वो एक उसके वजह से जो इंडस्ट्री में प्रोसेसर्स है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हमारा अनुमान गलत है क्या। और फिर से मैं रिपीट करूं, पाठक साहब भी सामने सुन रहा है कि भाई एससीए एंड सोपा दे आर द कलीग, ऐसे हम आमने सामने नहीं है, वी रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी मच। हाँ जी, ओके पाठक साहब, आप क्या कहेंगे, अब क्या किसानों को होल्ड करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है, आप क्या आउटलुक दे रहे हैं सोयाबीन को लेकर? देखिए, बड़ा क्लियर सुमन जी बात ये हो रही है कि किसान को एक साल में इतना बड़ा भाव मिल गया तो उसको एक आदत लग गई है, उसने ये टेस्ट कर लिया है कि अगर वो चाहे तो अपना मनमाना दाम ले सकता है। पिछले साल जब भाव बहुत ज्यादा बढ़े तो किसान को ऐसा लगा कि मुझे भाव नहीं मिला, लेकिन बीच में ट्रेडर लोग खा गए पैसा, जो कि थोड़ी सच्चाई है जिसमें। इस बार किसान ने ये सोच लिया है कि पैसा मैं बनाऊंगा, स्टॉक करके मैं रखूंगा, मैं बीच वालों को नहीं खाने दूंगा। अब जहां तक एमएसपी का सवाल है, वो रेलिवेंट इसलिए नहीं है कि जब ये एमएसपी फिक्स की थी तब बीज का भाव था 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए किलो। मैं बीज की बात कर रहा हूँ। अभी इस साल बीज का भाव है 125 रुपए किलो। तो किसान अभी एमएसपी में माल बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं है और मैं बेच भी नहीं सकता। किसान माल रोक के रखे है। भाव में तेजी आने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि सोयाबीन मील का इंपोर्ट अलाउ किया है। ये जून जुलाई में भाव डेफिनेटली गिरने चाहिए, क्योंकि मटेरियल हमारे पास काफी है और सप्लाई तो बहुत अच्छी है। ओके, यानी लग रहा है कि भाव नीचे आएंगे। सर, आप भी सहमत है? मेहता जी, आपको भी लग रहा है कि भाव नीचे आएंगे? हालांकि आप लोग लगातार बोल ही रहे हैं कि जून से भाव कम होंगे। डेफिनेटली जो सोयाबीन का तो माल बाहर आएगा, जैसे बारिश आएगी, सही वक्त पे बारिश आ जाएगी, सोइंग पिकअप हो जाएगा, तो जो पकड़ के बैठे हैं उसमें से माल निकलेगा। जो पार्टनर बोल रहा सही है। और दूसरा साथ में जो इंटर से मार्केट भी नीचे दिख रही है, फ्यूचर कोड जो आ रहा है विद सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, सबका नीचे दिख रहा है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। तो उसके वजह से भी ओवरऑल प्राइस नीचे जाने की पूरी संभावना है। अगर वो गिरेगा तो सोयाबीन ऑयल का भी दाम गिरेगा और मिल्क के भी प्राइस नीचे आ सकती है और सीड के भी दाम नीचे आ सकता है, उसमें बेमत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज बन जाए और फिर से वर्ल्ड मार्केट में तेजी आ जाए, एक अलग चीज है। तक मतलब यही है, ग्राउंड के सर्वे के हिसाब से भी ऐसा सोपा के ईडी डीएन पाठक साहब भी मानते हैं और मेहता जी को भी लग रहा है कि भाव आगे कम हो सकते हैं। शुक्रिया सर, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए, ET Now स्वदेश के दर्शकों के लिए, और समझाया कि क्या आउटलुक रह सकता है, दाम कैसे रह सकते हैं। हो सकता है एजेंसी के अलग अलग नंबर्स आते हैं, सब अपने हिसाब से अपनी राय देते हैं। हालांकि सोपा का कहना है कि वो ग्राउंड पर जाते हैं, किसानों से मिलकर इस तरह के सर्वे करते हैं और एक एक्सटेंसिव सर्वे करते हैं, तो उनको लग रहा है कि उनकी रिपोर्ट काफ़ी हद तक सही भी होती है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। हमारे साथ सुनील जी और जिगर बने हुए हैं। मेटल की बात कर रहे थे, बेस मेटल्स में टॉप पिक कॉपर दिया था सुनील कटके साहब ने। जिगर, आपकी टॉपिक क्या है, फटाफट बता दीजिए प्लीज। कॉपर और जिंक दोनों में बाइंग का रिकमेंडेशन है यहाँ पे। जिंक में कॉन्ट्रैक्ट 325, वन शुड गो लॉन्ग अराउंड दिस लेवल। 323 शुड बी अ स्टॉप लॉस। 330 का टारगेट लेके चल सकते हैं। कॉपर मुझे भी लग रहा है यहाँ मोमेंटम पॉजिटिव है, काफी दिनों से ये कंटिन्यू करेगा। मे कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 777, 774 स्टॉप लॉस एंड 785 इज टारगेट। जिगर, क्रूड का टारगेट क्या है आपका? क्रूड पे किसी भी उछाल पे बेकवाली का यहाँ रिकमेंडेशन है। जून कॉन्ट्रैक्ट 8540 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट। ओरिजिनल टारगेट मेरा 8400 का है, 8300 तक का भी यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई थिंक आई एम बेरिश ऑन क्रूड, वन शुड गो शॉर्ट। ओके, सुनील जी, क्रूड पर आपका व्यू? जी, मुझे लगता है कि थोड़ा डिप पे बाइंग का स्ट्रेटजी थोड़ा बेहतर रह सकता है। मैं अपने लेवल्स को रिवाइज करना चाहूंगा। लास्ट आधे घंटे में तकरीबन 70-80 रुपए का करेक्शन आया है, तो 8450 के रेंज में एक एंट्री लेवल मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। 8400 का एक स्टॉप लॉस लगा के फिर 8550 तक का एक लेवल देख सकते हैं। इसमें दो फंडामेंटल फैक्टर्स जो है मैं ध्यान में रख रहा हूँ। एक जो यूएस के फ्रंट पे इन्वेंट्रीज में डिक्लाइन है वो है, और दूसरा जो मार्केट में सेंटिमेंट अभी चाइना को लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, उन दोनों का एक सपोर्ट जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो एनजी का टारगेट क्या है सुनील जी आपका, नेचुरल गैस का? जी, एनजी में मुझे लगता है आज ऑलरेडी तकरीबन 14 रुपए का डोमेस्टिक मार्केट में जंप देखने को मिला है। ये तकरीबन 700 का भी लेवल छू सकता है, तो मुझे लगता है करंट लेवल पे भी एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 670 का एक स्टॉप लॉस है, तकरीबन 685 का पहला टारगेट है और 700 तक का दूसरा टारगेट हो सकता है एनजी में। ओके, शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एक एफएमओ जंक्शन।
all these stocks should really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. Aether Industries Limited. Initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 610 rupees to 642 rupees per equity share. Bid offer opens on Tuesday, May 24, 2022 and closes on Thursday, May 26, 2022. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. बिजनेस लोन कहाँ से लूं? आलू या गोभी? आलू या गोभी? बिजनेस लोन का सवाल है। तेरे सवाल का जवाब तेरे पास ही है। ना कोई कोलैटरल, ना कोई भेदभाव। बिजनेस लोन बोले तो सिर्फ लैंडिंग कार्ड एंड पराठे बोले तो सिर्फ आलू के। पहले डाउनलोड लैंडिंग कार्ड ऐप, फिर अपलोड